नमस्कार। आकाशवाणी के पटना केंद्र से आज आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के दूसरे चैप्टर पढ़ेंगे, पृथ्वी की गति तथा अक्षांश एवं देशांतर, और दूसरा ज्वालामुखी और चट्टान है। तो फिर दोस्तों आगे चलते हैं। फिर विषुव को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। ये तिथियां कौन सी है? 21 मार्च और 23 सितंबर है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात जो है बराबर होते हैं। वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते थे? भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन पर होता है। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होता है? तो विषुव रेखा, इक्वेटर लाइन पर जो होता है 12 घंटे का दिन होता है। आगे चलते हैं फिर दोस्तों। सर्वत्र दिन और रात जो बराबर होता है 23 सितंबर और 21 मार्च को रहता है। फिर दोस्तों आगे चलते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष एक्सिस पर झुकाव का कोण होता है 23.5 डिग्री होता है। उत्तरी गोलार्ध नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में वर्षों का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? तो 21 जून को होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण माना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध साउथर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध में। आगे चलते हैं दोस्तों। फिर पेरिहेलियन, जिसे उपसौर कहते हैं, पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। अपसौर एपीहेलियन, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। फिर दोस्तों आगे चलते हैं। आगे एक 0 से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य की अक्षांश पेटी, मतलब अक्षांश पेटी, शांत पेटी जिसे कहते हैं, शांत पेटी, शांत अक्षांश के नाम से जाना जाता है, शांत पेटी के नाम से जाता है। फिर आगे दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ग्रीष्म अयनांत समर सोलिस्टिक प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी होती है? 21 जून को जो होती है सबसे छोटी छाया होती है। वार्षिक तापांतर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर किस अक्षांश पर न्यूनतम होती है? भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन पर होती है। दोस्तों फिर आगे चलते हैं। प्रधान याम्योत्तर, प्राइम मेरिडियन तथा विषुवत इक्वेटर रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित? अटलांटिक महासागर में अवस्थित रहता है। शून्य अंश अक्षांश लैटिट्यूड तथा शून्य अंश देशांतर लॉन्गिट्यूड बिंदु का प्रतिच्छेदन अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस याम्योत्तर मेरिडियन पर दिखाई देता है? तो 97.25 पूर्व में। फिर दोस्तों आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन किस महासागर से होकर गुजरती है? तो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो 40,075 किलोमीटर है। ग्लोब पर दोनों स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। फिर दोस्तों आगे चलते हैं। कौन सी देशांतर रेखा प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर किस बृहत वृत्त का निर्माण करती है? 180 देशांतर जो है बृहत वृत्त का निर्माण करती है। फिर दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए महत्वपूर्ण अक्षांश में देखिए उत्तरी ध्रुव जो है 90 डिग्री होता है और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री होता है। दक्षिणी ध्रुव प्रधान मध्याह्न रेखा को देशांतर रेखा भी कहा जाता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ होता है। विषुवत रेखा 0 डिग्री होता है। आर्कटिक वृत्त जो होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है और अंटार्कटिका वृत्त जो होता है 66.5 डिग्री साउथ होता है।
फिर दोस्तों आगे चलते हैं। विषुवत रेखा इक्वेटर पर स्थित कुल 13 देश थे, 13 देश थे, जिसमें देखते हैं दोस्तों फिर आगे कुल 13 देश थे, जिसमें देखिए साओ टॉम प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। 13 के 13 देश दोस्तों। तो फिर से देख लीजिए एक बार। पहला है साओ टॉम प्रिंसिप, दूसरा है गैबोन, तीसरा है कांगो गणराज्य, चौथा है लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, पाँचवां युगांडा है, छठा केन्या है, सातवां सोमालिया है, आठवां मालदीव है, नौवां इंडोनेशिया है, 10वां किरिबाती है, 11वां इक्वाडोर है, 12वां कोलंबिया है, 13वां ब्राज़ील है। फिर दोस्तों आगे चलते हैं। कर्क रेखा पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर स्थित कुल 18 देश है, जिसमें पहला देश देखिए हवाई द्वीप, दूसरा बहामास, तीसरा मारितानिया, चौथा अल्जीरिया, पाँचवां लीबिया, छठा मिस्र, सातवां भारत, आठवां म्यांमार, नौवां ओमान, 10वां मैक्सिको, 11वां माली, 12वां नाइजर। आगे देखते हैं दोस्तों फिर। 13वां चाड, 14वां सऊदी अरब, 15वां संयुक्त अरब अमीरात, 16वां बांग्लादेश, 17वां चीन, 18वां ताइवान। फिर दोस्तों आगे देखते हैं। मकर रेखा पर कुल 12 देश है। मकर रेखा पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर कुल 12 देश अवस्थित हैं, जिसमें पहला देश ब्राज़ील, दूसरा पराग्वे, तीसरा अर्जेंटीना, चौथा चिली, पाँचवां फ्रेंच पॉलिनेशिया फ्रांस में स्थित है, छठा बोत्सवाना, सातवां ऑस्ट्रेलिया, आठवां मेडागास्कर, नौवां मोजाम्बिक, 10वां दक्षिण अफ्रीका, 11वां टोंगा, 12वां नामीबिया। आगे चलते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जलडमरू मध्य स्टेट स्थित है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य। फिर दोस्तों आगे देखते हैं। भू परपट्टी क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है, जो 46.60% है, 60% है। आगे देखते हैं। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होता है? 6 घंटे। देखते हैं आगे। भूमध्य रेखा द इक्वेटर पर 1 डिग्री के अंतराल पर दो देशांतर के मध्य 111.32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर दोस्तों आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। मिस्र की राजधानी काहिरा का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, तो वह किस देशांतर पर स्थित है? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? अक्षांश किसे कहते हैं? 30 से 35 डिग्री अक्षांश को कहते हैं अश्व अक्षांश। पृथ्वी का आंतरिक भाग क्रोड, निकेल एवं लौह फिर है। कोर, निकेल और लौह है से मिलकर बना होता है। फिर दोस्तों आगे चलते हैं। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो, तब किस देशांतर रेखा पर सुबह 6:30 बजे होंगे? 0 डिग्री देशांतर पर। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है, यह किस विद्वान ने कहा है? ओसिमड ने कहा है। फिर दोस्तों आगे चलते हैं। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं पृथ्वी की आयु में। जीवाश्मीय साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है? तो 3.5 मिलियन
वर्ष पूर्व। आगे चलते हैं दोस्तों। यदि किसी स्थान पर सुबह के 6 बजे है तथा उसी समय ग्रीनिच मध्यम समय 3 बजे प्रातः है तो उस स्थान की देशांतर रेखा 25 डिग्री पूर्व होगी। विश्व को कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है? 24 समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है। फिर दोस्तों आगे देखते हैं। ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 86.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींची गई काल्पनिक वृत्त कहलाता है। आर्कटिक वृत्त ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक कहलाता है। 86.5 डिग्री। विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांश की संख्या 181 है। 90 + 1 + 90। फिर दोस्तों आगे चलते हैं। जीरो डिग्री देशांतर रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय IST का निर्धारण किया जाता है। यह देशांतर रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। पहला देश है यूनाइटेड किंगडम, दूसरा फ्रांस, तीसरा स्पेन, चौथा अल्जीरिया, पांचवा माली, छठा बुर्किना फासो, सातवां टोगो, आठवां घाना, नौवां अंटार्कटिका है। फिर दोस्तों आगे चलते हैं। चट्टान एवं ज्वालामुखी नेक्स्ट चैप्टर है। चट्टान देखते हैं दोस्तों। चट्टान का वर्गीकरण। चट्टान का वर्गीकरण: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। जीवाश्म रहित चट्टानें कौन सी होती है? तो आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान जो है जीवाश्म रहित चट्टानें होती है, आग्नेय चट्टान। फिर दोस्तों आगे चलते हैं। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होती है? तो आग्नेय चट्टान के क्षरण से होते हैं काली मिट्टी का निर्माण। संपूर्ण क्रस्ट मतलब भूप्रपट्टी के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादी चट्टानें विस्तृत है? तो लगभग 75% पर अवसादी चट्टानें विस्तृत है। आगे चलते हैं दोस्तों। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित शैल जो है ग्रेनाइट है, रूपांतरित करेगा तो नीस होगा। बेसाल्ट एम्फीबोलाइट हो जाएगा। बेसाल्ट का सिस्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों आगे चलते हैं। अवसादी चट्टानों को रूपांतरित से निर्मित शैल के स्लेट हो जाएगा। चूना पत्थर संगमरमर हो जाएगा। बालुका पत्थर स्टोन कहते हैं, क्वार्टजाइट हो जाएगा। कांग्लोमेरेट क्वार्टजाइट हो जाएगा। बिटुमिनस कोयला, ग्रेफाइट व हीरा हो जाएगा। फिर दोस्तों आगे चलते हैं। रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से निर्मित शैल स्लेट फ्लाइट हो जाएगा। फ्लाइट का सिस्ट हो जाएगा। गैब्रो सरपेंटाइन हो जाएगा। रूपांतरित चट्टानों मेटामॉर्फिक रॉक्स की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? तो आग्नेय तथा अवसादी सेडिमेंट्री दोनों चट्टानों से होती है। फिर दोस्तों आगे देखते हैं। संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? तो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। एक मिनट दोस्तों। चट्टानों के निर्माण में 8 प्रमुख तत्वों का योगदान है। ये हैं ऑक्सीजन 40.8, सिलिकॉन 27.72, एल्युमिनियम 8.13,
प्रतिशत, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम जो है 2.83%, पोटासियम 2.59% और एवं मैग्नीशियम 2.09%। इसको दोस्तों आप लोग एक ट्रिक से भी याद करते हैं। देखिए ट्रिक कैसा, ट्रिक याद रखिए, ऑक्सीएलो ऑक्सीजन हो जाए, सिलिकॉन हो जाएगा, सिलिकॉन जो फिर एल्युमिनियम हो जाएगा, फिर लोहा हो जाएगा। फिर दोस्तों ऑक्सीएलो कैल्सीपोमे भी होगा। एक सेकंड, कैल्सीपोमे कैल्शियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, पोटासियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। चलते फिर दोस्तों आगे। आग्नेय व अपसादी चट्टानों के संगठन, कंपोजिशन तथा स्वरूप में परिवर्तन से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। दोस्तों फिर आगे देखते हैं। सर्वाधिक कठोर चट्टानों कौन सी होती है? तो रूपांतरित चट्टान सर्वाधिक कठोर चट्टानें होते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। फिर दोस्तों आगे देखते हैं। ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? चिली और अर्जेंटीना में स्थित है ओजस डेल सलाडो। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2 आदि गैसें निकलती है। आगे देखते हैं दोस्तों। सक्रियता एक्टिविटी के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। आगे देखते हैं दोस्तों। फिर वैसा ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए हैं किंतु भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उन्हें सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ क्या है? तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ को 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहला जो है गैस तथा जलवाष्प। ज्वालामुखी उद्भवन के समय सर्वप्रथम गैस एवं जलवाष्प बाहर आते हैं। इसमें जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक 60 से 90% होती है। अन्य गैस में CO2, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रमुख होती है। आगे देखते हैं दोस्तों। विखंडित पदार्थ, इसमें धूल एवं राख से बने चट्टानी टुकड़े, टफ मटर के दाने के आकार के टुकड़े, लैपिली, कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के व्यास वाले बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े एवं अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े, ब्रेसिलिया आदि बाहर धरातल पर निकलते हैं। फिर दोस्तों आगे देखते हैं। तीसरा क्या है? लावा। ज्वालामुखी उद्गम के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निस्तृत होता है तो उसे लावा कहा जाता है। धरातल पर लावा के ठंडा होने के बाद उसे अग्नि चट्टान कहलाता है। फिर दोस्तों आगे देखते हैं।
किस प्रकार के लावा में सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है? तो अम्लीय लावा जो है पाया जाता है। अंडमान निकोबार के नारकंडन द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी किस प्रकार की ज्वालामुखी? शुष्क ज्वालामुखी है जो कभी भी फट सकती है। माउंट किलिमंजारो किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? शांत ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी है। आगे देखते हैं दोस्तों। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलायु जो हवाई द्वीप पर है। किलायु जो ज्वालामुखी जो है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। हमारे सौर मंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स है जो मंगल ग्रह पर स्थित है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरियन सी कहा जाता है? माउंट स्ट्रोम्बली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, माउंट स्ट्रोम्बली को। आगे देखते हैं दोस्तों। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। माउंट सेंट हेलेंस जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया में स्थित है। मोना लो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह कहाँ स्थित है? तो हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो माउंट एल्ब्रूस है, इरेबस इसे कहते हैं। ईरान के दो प्रमुख मृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो देवबंद और कोह सुल्तान है। यूरेशियन प्लेट अफ्रीका व इंडिया प्लेट मध्य महाद्वीपीय प्लेटी ज्वालामुखी श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं फिर। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाले कीपाकार गर्तनुमा आकृति को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का रेनियर हुड व शास्ता किस ज्वालामुखी श्रेणी के उदाहरण है? तो मिश्रित ज्वालामुखी शंकु के उदाहरण है। फिर दोस्तों आगे देखते हैं। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका के कटमई पर्वत को 10,000 धुआं की घाटी कहते हैं। ए वैली ऑफ द थाउजेंड स्मोक कहा जाता है। 10,000 धुआं की घाटी कटमई पर्वत को कहा जाता है। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों। विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी नाम है, देश है, ऊंचाई मीटर में। कोटोपैक्सी इक्वाडोर 5,897 मीटर है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर। क्लूचेवस्काया रूस में है। क्लूचेवस्काया जो रूस में है 4,688 है। आगे देखते हैं दोस्तों। बेंडगेल पर्वत अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में 4,317 मीटर है। कैमरून में है 4,070 मीटर है। आगे देखते हैं दोस्तों। इरेबस अंटार्कटिका में है जो 3,795 है ऊंचाई पर है। निरागोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो 3,470 मीटर ऊंचा है। एलियामना जो है अलेतुआन श्रेणी संयुक्त राज्य अमेरिका में है 3,053 मीटर ऊंचा 3,053 मीटर ऊंचा पर। एटना जो है सिसिली द्वीप पर सिसिली इटली में है 3340 तो 3,340। माउंट बेकर कॉस्केड श्रेणी संयुक्त राज्य अमेरिका में है 3,385। चिल्ली 3,200 मीटर ऊंचाई पर है। आगे देखते हैं दोस्तों।
माउंट न्यामुरागिरा कांगो में है, 3090 मीटर ऊंचाई पर है। विल्लारिका चिली में है, चिली, 2842 मीटर है। माउंट रुहापेनु न्यूजीलैंड में है, 2797 है। पोरक मैक्सिको में है, 2800 मीटर ऊंचाई पर है। असामा जो है जापान में है, 2540 मीटर है। सेंट हेलेंस पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में है, 2530 मीटर ऊंचाई पर है। आगे देखते हैं दोस्तों। ग्याओ रूहो न्यूजीलैंड में है, जो 2291 मीटर ऊपर है, 2291 मीटर। हवाना आइसलैंड में है, 1491 मीटर ऊंचा है। विसुवियस इटली नेपल्स की खाड़ी में है, जो 1277 मीटर ऊंचाई पर। किलायू हवाई द्वीप पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो 1225 मीटर ऊंचा है। स्ट्रोम्बली इटली लिपारी द्वीप भूमध्य सागर में है, जो 925 मीटर ऊंचाई पे है। फिर दोस्तों आगे देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। ज्वालामुखियों का मेखला वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में किया गया है। फिर दोस्तों आगे देखते हैं। ज्वालामुखी मेखलाएं परिप्रशांत महासागरीय मेखला है, मध्य महाद्वीपीय पेटी है, मध्य अटलांटिक मेखला या मध्य महासागर कटक है, अंतरापेटीय ज्वालामुखी है। फिर दोस्तों आगे देखते हैं। क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सील्ड शंकु के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।